हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे कहानी का एपिसोड नंबर 22। आदित्य ने बाथरूम का दरवाजा खटखटाते हुए कहा, शालू तुम ठीक हो? मैं अंकल को बुलाऊं? अंदर से खुद को संभालते हुए शालिनी बोली, नहीं पापा को मत बुलाना, मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकली तो आदित्य उसे देखने लगा। क्या हुआ था तुम्हें? तुम ठीक हो ना? बस शायद बाहर का खाने की वजह से वॉमिटिंग हुई। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए बोली, आदि मैं खाना बाद में खा लूंगी, अभी मुझे आराम करना है। मैं तुम्हें कल बाकी नोट्स दे दूंगी। अरे इट्स ओके, तुम आराम करो, कोई ज़रूरत होगी तो कॉल कर देना और खाना खा लेना। अपनी हिदायतें खत्म करके उसने अपने हाथ धोए और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद खुद को संभाले खड़ी शालिनी सोफे पर बैठ गई। अपने पैर मोड़कर उसने अपना मोबाइल लिया और पीयूष की तस्वीर को देखते हुए बोलने लगी, आई हेट यू पीयूष। क्यों हर बार तुम मुझे मेरे ख्वाबों में परेशान करने आ जाते हो? क्यों मर नहीं जाती मैं? ये दर्द अब नहीं सहा जाता। तुम्हें भूलने की जितनी कोशिश करूं, नहीं भूल पाती। हर बार सोचती हूँ सब भूलकर मूव ऑन करूंगी, लेकिन नहीं कर पाती। नहीं जा पाता तुम्हारा वो चेहरा मेरे जहन से। तुम्हारे दिए दर्द अब नासूर बन गए हैं, जो जिंदगी भर चुभते रहेंगे। इनसे कभी भी मैं आजाद नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। आखिर तक बोलते बोलते उसकी आवाज रुन गई। अपने घुटनों पर अपना चेहरा रखे वो गहरी सोच में डूब गई। आंखों के कोरों से आंसू अब भी गिर रहे थे। इधर पीयूष को अजीब लगने लगा एकदम से। इस समय वो अपने कैबिन में था, जहां उसकी सेक्रेटरी उसके सामने बैठे शख्स को लैपटॉप में कुछ दिखा रही थी। उस शख्स का पूरा ध्यान लैपटॉप में था, मगर पीयूष का ध्यान कहीं और ही था। उसकी तंद्रा टूटी जब उसको किसी ने बुलाया। उसने अपनी नजरें उठाई तो सामने बैठा वो शख्स बोला, हम आपके साथ पार्टनरशिप में काम करने में काफी पहले से इंटरेस्टेड है मिस्टर ओबरॉय, और यही एक वजह भी थी कि आपसे पर्सनली मैं मिलने आया हूँ। पीयूष को कहीं खोया हुआ देखकर सामने बैठा शख्स बोल पड़ा, मैं अभी चलता हूँ, बाकी बातें हम कभी और कर लेंगे। पीयूष को भी तो यही चाहिए था, कुछ देर की शांति। वो शख्स पीयूष से हाथ मिलाकर चला गया। उसके जाने के बाद उसकी असिस्टेंट तिथि ने उसे देखा और बोली, सर आप ठीक हैं? मैं डॉक्टर को कॉल करूं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ, कल की मीटिंग की प्रेजेंटेशन रेडी करो। उसकी बात सुनकर तिथि वहां से फाइल्स उठाते हुए चली गई। अपना सिस्टम ऑन करके वहां बैठने तक तिथि के दिमाग में पीयूष ही चल रहा था। पूरे ऑफिस में बात फैली थी कि बॉस खूसट और खड़ूस है, जिस वजह से तिथि यही कोशिश करती थी कि उससे कोई भी ऐसी गलती ना हो जिसका खामियाजा उसे अपनी नौकरी खोकर चुकाना पड़े। उसने अपना सिर झटका और अपने काम पर लग गई। इधर पीयूष ने अपने पॉकेट से सिगरेट केस और लाइटर निकाला और वहां मौजूद कांच की उस बड़ी सी दीवार के सामने जा खड़ा हुआ। सिगरेट जलाकर अपने होठों के बीच रखकर सिगरेट के कश लेने लगा। ना जाने क्यों उसका दिल एकदम से बेचैन हो गया था। अभी भी उसकी धड़कनें तेज ही थी। अपनी उंगलियों में होती जलन से वो होश में आया। सिगरेट खत्म हो चुकी थी और अब उसकी उंगलियों को जला रही थी। सिगरेट को डस्टबिन के हवाले करते हुए पीयूष वापस कोशिश करने लगा कि वो काम पर ध्यान लगा सके, मगर दिल और दिमाग दोनों ही शालिनी के ख्यालों में थे। आखिर अपने सिर को झटक कर वो वहां से उठकर खड़ा हो गया। पीयूष को बाहर देख सारे एम्प्लॉयज अपने काम पर लग गए। एक चुप्पी पूरे ऑफिस में छा गई। पीयूष सबको इग्नोर करता हुआ लंबे सीधे कदमों से लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी शालिनी के घर के बाहर आकर रुकी तो वो उतरा और उस घर को देख गहरी सांस लेकर घर की तरफ बढ़ गया। उसकी सारी तकलीफों का निजात सिर्फ यही मिल सकता था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसका जहन अनेकों एहसासों से भर गया। आंखें अपने आप ही पता नहीं क्यों उसे गीली महसूस होने लगी। खुद को संभालकर उसने पूरे घर को देखा। शालिनी को गए लगभग 1 महीना हो गया था, मगर इस 1 महीने में ना जाने कितनी दफा उसने खुद को संभाला था। वो ना खुलकर रो पा रहा था, ना ही अपनी तकलीफ किसी से बता पा रहा था। एक तरह से उसके जाने के बाद पीयूष ने खामोशी की एक चादर ओढ़ ली थी। उसकी आंखों में घमंड और गुरूर, तो चेहरे पर मौजूद खामोशी और सर्द भाव, जो देखकर कोई उसके दिल में क्या चल रहा है इसका अंदाजा कभी लगा ही नहीं सकता था। इधर शालिनी अपने घुटनों को सोफे पर समेटे अपना चेहरा घुटनों पर रखे वो सो गई थी। आंसुओं के निशान चेहरे पर साफ दिख रहे थे। तभी घर का डोरबेल बजा। शालिनी की नींद में खलल पड़ा। उसने देखा तो मोबाइल सोफे पर था। कहते हैं ना, जी भरकर रोने के बाद नींद बहुत सुकून की आती है। बस यही कुछ शालिनी के साथ था, मगर आंखों में फैली लाली ये बताने के लिए काफी थी कि वो रोई है। खुद को सामान्य करके उसने दरवाजा खोला तो सामने मोहन जी को खड़े देख उसने उनके पीछे खड़े आदित्य को घूरा। मोहन जी चिंता से उसे देखते हुए बोले, तुम ठीक हो ना शालू? और तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हो गई? चलो मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। पापा पापा शांत, ठीक हूँ मैं, बस शायद बाहर का खाने की वजह से वॉमिटिंग हुई। आप इतनी चिंता मत कीजिए। उसकी बात सुनकर मोहन जी शांत हुए और अंदर आते हुए बोले, जिस तरीके से आदि ने कॉल किया था, मैं तो घबरा गया था कि ना जाने क्या हो गया। चलो अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो। आदित्य भी उनके पीछे आते हुए बोला, हाँ अंकल,
और पक्का इसने खाना भी नहीं खाया होगा। आदित्य ने अपनी बहू को उठाते हुए कहा तो शालिनी चिढ़ गई और बोली, पापा मैं सो गई थी, अभी जा ही रही थी खाना खाने। आदित्य और मोहन जी दोनों ने एक साथ ओ कहा तो शालिनी किचन में चली गई। अपने प्लेट में खाना निकालकर अपना मोबाइल लेकर वो डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। पहला निवाला मुंह में डाला ही था कि उसका फोन रिंग करने लगा। जब मोबाइल उठाकर उसने देखा तो आदित्य उसके चेहरे के बदलते भावों को साफ देख सकता था। उसकी नजरें खुद पर देखकर शालिनी ने श्रुति का कॉल कट कर दिया और मोबाइल एक तरफ रख दिया। इधर श्रुति कॉल कट होने की वजह से चिढ़ गई और एक बार फिर उसने उसी अननोन नंबर पर कॉल लगा दिया। इस समय अपने बेड पर बैठी वो किसी भी हालत में बस ये पता करना चाहती थी कि ये नंबर शालिनी का ही है या किसी और का है, क्योंकि उसकी छठी इंद्री बार बार यही कह रही थी कि वो नंबर शालिनी का ही है और उस दिन शालिनी ने ही उसे कॉल किया था। शालिनी का फोन एक बार फिर रिंग किया तो उसने फोन ही साइलेंट पर कर दिया। उसका खाना खाकर हो चुका था। एक हाथ में अपना प्लेट और दूसरे हाथ में अपना मोबाइल लिए वो किचन में चली गई। अपने पापा को उसने चाय दिया और कमरे की तरफ बढ़ गई। अब तक ना जाने कितने ही कॉल आ चुके थे श्रुति के। अंदर जाकर सबसे पहले उसने दरवाजे की कड़ी लगाई और मोबाइल देखने लगी। तभी एक बार फिर श्रुति का कॉल आ गया। अब इसका कॉल क्यों आ रहा है? कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि ये मैं हूँ? हो सकता है, या फिर कहीं ये पीयूष तो नहीं? मैं कैसे बात करूंगी उससे? क्या बोलूंगी? बात की शुरुआत कहाँ से करूंगी? ऐसी ना जाने कितनी ही बातें उसके जहन में अंतर्द्वंद कर रही थी। आखिर सारे ख्यालों को एक तरफ रखते हुए उसने कॉल पिक कर लिया। एक पल की खामोशी के बाद उधर से श्रुति की आवाज आई, हेलो। शालिनी खामोश ही रही तो एक बार फिर वो बोली, हेलो शालू। उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसने कॉल कट करना चाहा तभी उधर से श्रुति की आवाज आई जो लगभग रोने ही वाली थी। हेलो शालू, तू है ना? सच सच बताना, कुछ तो बोल शालू। एक बोलने में शालिनी को ना जाने कितनी ही हिम्मत जुटानी पड़ी। मुझे पता था तू ही है। कैसी है तू और कहाँ है? ठीक तो है ना? सब मैनेज हो गया ना? अब बोलेगी भी? अब तक श्रुति की आंखों से आंसू लुढ़क ही आए थे, जिन्हें पूरी तरह से इग्नोर करते हुए वो शालिनी से लगातार सवाल पूछती रहती है। अरे शांत रहे श्रुति, मैं एकदम ठीक हूँ और इस टाइम शिमला में हूँ। अभी यहीं रहने का सोचा है। कॉलेज जाना वापस शुरू कर दिया है। कुछ टाइम बाद सेमेस्टर एग्जाम होने वाले हैं। उसने खुद को नॉर्मल करने की भरपूर कोशिश करते हुए कहा। अच्छा है, लेकिन शालू एक बात करनी है तुझसे। हाँ बोलना। पीयूष भाई के बारे में। अब वो बदल गए हैं यार। श्रुति आगे कुछ बोलती उससे पहले शालिनी नफरत से बोली, देख श्रुति, अगर तुझे उस इंसान से रिलेटेड कोई भी बात करनी है तो मुझसे बात मत कर। मैं उस इंसान के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहती। वो कभी भी नहीं बदल सकता। लेकिन शालू, मैंने कहा ना श्रुति, और खबरदार जो तूने किसी को भी बताया कि मैं कहाँ हूँ। उसकी बात पर श्रुति ने बस कहा तो शालिनी ने यह कहकर कॉल कट कर दिया कि दूसरा कॉल आ रहा है। मगर हकीकत ये थी कि उसका मूड पूरी तरीके से खराब हो गया था पीयूष के बारे में सुनकर। इधर पीयूष उसके घर की बालकनी में खड़ा था। वहां से गुजरती हवाएं भी मानो उसे सुकून दे रही थी। उसका कोट बाहर सोफे पर था। हवाओं की बदौलत अब तक सेट किए गए सारे बाल माथे पर बिखरे थे। हाथ में पकड़ी शालिनी की फ्रेम पर जब बारिश की बूंदें पड़ी तब उसको ध्यान आया। उसने सामने देखा तो बारिश शुरू हो चुकी थी। वैसे तो दिल्ली में बिन मौसम बरसात नहीं ही देखने को मिलती थी, मगर आज शायद मौसम भी सब पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गया। एक तो दिल्ली की शुरुआती हल्की ठंड, उस पर से बारिश। श्रुति मोबाइल रखने के बाद बिना किसी को कुछ बताए घर से अपनी स्कूटी की चाबी लिए कॉलेज के लिए निकल गई। आधे रास्ते पहुंचने पर बारिश तेज होने की वजह से अपनी स्कूटी साइड में लगाकर वो उतरकर एक शॉप के पास जाकर खड़ी हो गई। वो दुकान बंद थी और आसपास का इलाका सुनसान था। अपना फाइल वर्क करके तिथि उठी और पीयूष के कैबिन में वो फाइल्स रखकर आ गई। उसके जाते ही उसका फोन रिंग किया। फोन पर माँ कॉलिंग फ्लैश हो रहा था, मगर जब तक तिथि आई फोन बंद हो चुका था। अपना फोन दराज में रखकर वो फिर से काम पर लग गई। इस बात से अनजान के साइलेंट पर पड़े उस फोन में ना जाने कितनी दफा ही कॉल आ चुके थे। आदित्य अपने घर गया तो वो रोज के मुताबिक शांत था, किसी सोच में डूबा हुआ। उसे बैठे देख निकेतन जी ने दूसरी तरफ बैठते हुए कहा, तो कब कर रहे हो ऑफिस ज्वाइन? आदित्य जो पहले से ही शालिनी की चिंता में था वो अपने कमरे की तरफ बढ़कर बोला, मैंने आपको कहा ना पापा जी, मुझे आपका बिजनेस ज्वाइन नहीं करना। निकेतन जी ने खड़े होते हुए सख्त लहजे में कहा, तो तुम्हें लगता है तुम खाना बनाकर सब कर लोगे, कमा लोगे? इस दुनिया में ऊंचा उठने के लिए पैसे कमाने पड़ते हैं आदि, जो तुम अपने इस रेस्टोरेंट से तो बिल्कुल भी नहीं कमा पाओगे। शौक अपनी जगह है और काम अपनी जगह, समझे तुम? दुनिया में सिर्फ ऊंचा उठना ही सब कुछ नहीं होता, शौक भी कुछ मायने रखता है। सिर्फ आपके कहने पर मैंने मैनेजमेंट से पढ़ाई की, मगर जिंदगी मेरी है पापा जी, कुछ फैसले मुझे भी लेने दीजिए। आदित्य बिना उन्हें कुछ बोलने का मौका दिए कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद राधिका जी जो अभी अभी बाजार से आई थी, उनकी तरफ देखकर निकेतन जी बोले,
देख लो अपने लाडले को, अब अपने फैसले इसने खुद लेने हैं, हम तो सब गलत ही सोचते हैं। कहते हुए वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। राधिका जी ने उन्हें जाते देखा, फिर आदित्य के बंद कमरे के दरवाजे को। वो अच्छे से जानती थी कि उनका बेटा कितना जिद्दी है। जिद के मामले में वो निकेतन जी को भी पीछे छोड़ देता था। अब बारिश पड़ गई थी और श्रुति भी थोड़ा भीग गई थी। अपने बालों को दूसरी तरफ करके वो झटक ही रही थी कि उसकी नजर सड़क के दूसरी तरफ से आते लड़कों पर चली गई। उसके चेहरे पर डर दिखने लगा, क्योंकि यूं तो वो खुद को कितना भी मजबूत बनाने की कोशिश कर ले, मगर असल बात ये थी कि वो इन सब चीजों से बहुत जल्दी डर जाती थी। जल्दी से अपना मोबाइल वो ढूंढने लगी। इस बीच उन लड़कों की चुपती नजरें वो खुद पर साफ महसूस कर पा रही थी। कपकपाते हाथों से उसने पीयूष को कॉल लगाया। सामने से जब पीयूष ने फोन नहीं उठाया तो उसे लगभग रोना ही आ गया। आंसू आंखों से साफ झलक रहे थे। थरथराते हाथों से एक बार उसने फिर किसी का नंबर डायल करना शुरू किया। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। कुछ दिनों पहले मयंक के लगातार कॉल्स की वजह से उसने उसका नंबर डिलीट कर दिया था। ये तो अच्छा था कि मयंक का नंबर उसे मुंह जुबानी याद था। आखिरी के नंबर डायल करते वक्त मोबाइल लगभग गिरते गिरते बचा। वो लड़के अब उससे लगभग 5 या 6 कदम दूर थे। शैतानी मुस्कुराहट लिए वो कुछ डर तो कुछ ठंड की वजह से कांपती श्रुति को देख रहे थे। उसने मयंक को कॉल लगा दिया, मगर मयंक कॉल उठा ही नहीं रहा था। मयंक का मोबाइल टेबल पर पड़ा वाइब्रेट हो रहा था। वहीं वो इस वक्त मीटिंग में था। तभी उसका ध्यान फोन की तरफ गया। श्रुति कॉलिंग देखकर वहां से उठकर अपने असिस्टेंट को सब हैंडल करने को बोलकर जाने लगा तो मीटिंग में मौजूद एक शख्स बोला, मिस्टर मयंक, आप जानते भी हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। ऐसे मीटिंग के बीच में उठकर जाना आखिर ऐसा भी क्या इंपॉर्टेंट काम है। मयंक ने कॉल उठाना चाहा, मगर तब तक कॉल कट चुका था। उसने उनकी तरफ देखा और कहा, इस मीटिंग से ज्यादा जरूरी लोग भी हैं मेरी जिंदगी में। मयंक वहां से लंबे कदमों से निकल गया। लिफ्ट में आने के बाद उसने श्रुति को वापस कॉल लगा दिया। श्रुति अपनी कुर्ती को मुट्ठी में भींचे खड़ी थी। मयंक का कॉल भी कट चुका था। उसने पीयूष को भी कॉल लगाकर देख लिया था, मगर उसने भी कॉल पिक नहीं किया था। अपने कदम वो लगातार पीछे ले रही थी। अब उसकी बची कुची हिम्मत भी जवाब दे रही थी। तभी उसका फोन रिंग किया। मयंक का कॉल। आंसुओं से भरी आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत कॉल पिक कर लिया। हेलो हेलो मयंक सर। बोलते बोलते ही उसकी आवाज रुन गई तो मयंक की चिंता भरी आवाज उसके कानों में पड़ी। हेलो श्रुति, तुम ठीक हो? कहाँ हो तुम इस समय? श्रुति ने जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए कुछ बोलना चाहा, तभी उसके हाथ से झटके से किसी ने मोबाइल खींच लिया। उसने सामने देखा तो वो लड़के खड़े थे। मेरा मोबाइल दो, कहते हुए उसने अपना मोबाइल लेना चाहा तो उस लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, कसमकसाते हुए वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर नाकामयाब ही रही। वो उसे रोते देख हंसे जा रहे थे, मानो उसके आंसू उन्हें सुकून पहुंचा रहे थे। बारिश अपनी तेजी पर थी, मगर उन बारिश की बूंदों में भले श्रुति के आंसू नहीं दिख रहे थे, मगर उसकी वो लाल आंखें, डर से सफेद पड़ा चेहरा, कांपता शरीर, ये सब बताने के लिए काफी था कि वो कितनी ज्यादा डरी हुई है। इधर मयंक सब कुछ सुन रहा था। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख लाल हो गई थी। एक हाथ से स्टीयरिंग संभाले, दूसरे हाथ से फोन पकड़े वो सब सुन रहा था। काफी सोचने के बाद श्रुति कहाँ होगी उसका ध्यान समय पर गया और उसने अपनी गाड़ी कॉलेज की तरफ जाने वाले रास्ते पर मोड़ दी। अब तक ना जाने कितने ही ख्याल उसके जहन में घूम चुके थे। तभी मोबाइल से बीप बीप की आवाज के साथ उसने मोबाइल देखा। कॉल कट हो चुका था। उसने मोबाइल एक तरफ सीट पर फेंक दिया और कार की स्पीड बढ़ा दी। खुद को शांत करने की वो भरपूर कोशिश कर रहा था। इधर उस लड़के ने जब श्रुति का हाथ पकड़ा तो उसके बाकी सारे दोस्त हंसने लगे। उसकी हंसी मानो श्रुति के कानों में चुभ रही थी। उसने जब उस लड़के का ध्यान भटके देखा तो उसने एकदम से उसके पैर पर अपना पैर मार दिया। उस लड़के ने उसे छोड़ा तो नहीं, मगर दर्द से वो 2 कदम पीछे हो गया। उसने श्रुति को देखा और अगले ही पल एक थप्पड़ उसके गाल पर रसीद दिया। श्रुति एक तरफ झुक गई, उसके बाल चेहरे पर बिखर गए, आंखों से आंसू गिरने लगे। उसका चेहरा अपने हाथ में पकड़कर दबाते हुए वो लड़का उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, चाहूं तो यहीं तुझे तेरी औकात याद दिला सकता हूँ, पर तड़पाना चाहता हूँ तुझको। बहुत घमंड है ना तुझे अपने उस भाई और अपने बॉयफ्रेंड पर। अब तेरी हालत ऐसी होगी कि तेरी रूह तक कांप जाएगी। श्रुति की आंखें डर से बड़ी हो गई। इधर मयंक ट्रैफिक में अटका था। लगातार हॉर्न बजाते हुए आखिर वो चिढ़ ही गया और अपना हाथ जोर से स्टीयरिंग पर दे मारा। अपना फोन लेकर उसने श्रुति को कॉल लगाया। सामने से रिंग जाती रही, मगर किसी ने कॉल पिक नहीं किया। श्रुति के बारिश में जमीन पर पड़े फोन पर मयंक से कॉलिंग फ्लैश हो रहा था। श्रुति की नजर जब मोबाइल पर पड़ी तो वो फफक कर रो पड़ी। तभी एकदम से वहां उस सुनसान इलाके में श्रुति की चीख गूंज पड़ी। उस लड़के ने एक हाथ से उसके बाल कसकर पकड़े थे। वो उस लड़के के हाथ पर मारने लगी। उसने एकदम से उस लड़के के हाथों में नाखून धंसा दिए। वो लड़का दर्द की वजह से बिलबिला उठा। उसकी पकड़ श्रुति पर छूट गई। इसी का फायदा उठाकर वो तुरंत उसे पीछे की तरफ धक्का देकर वहां से भागने लगी, मगर एकदम से पैर फिसलने की वजह से उसका पैर मुड़ा और वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। अब तक वो लड़का खुद को संभाल चुका था,
वो श्रुति की तरफ बढ़ा तो श्रुति खुद को संभालते हुए उठने लगी। उसके पैर में तेज दर्द हो रहा था। इसी के साथ झटके से उसका ड्रेस पीछे से पकड़कर उस लड़के ने खींच दिया। श्रुति की आंखें बड़ी हो गई। उसे महसूस हुआ कि उसकी पीठ और कंधे से ड्रेस फाड़ दिया था उसने। वो लड़का उसके सामने आया और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उसका ड्रेस पूरी तरह से उसके बदन से चिपका हुआ था। होठों के कोनों से खून गिर रहा था, टखने से खून निकल रहा था। श्रुति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ना अपने शरीर को ढकने की कोशिश वो कर रही थी, ना ही उसके चेहरे पर कोई भाव थे। बस आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। उस लड़के ने श्रुति का चेहरा अपने हाथों में दबा लिया और अपने दांत गुस्से से पीसते हुए कहा, अब बताऊंगा तेरी इस हरकत का क्या अंजाम होगा। उसने अपने हाथ श्रुति के सीने की तरफ बढ़ाए ही थे कि एकदम से उसके मुंह पर पंच पड़ा। वो झटके से पीछे गिर पड़ा। श्रुति अपने सामने खड़े उस शख्स को देख रही थी जिसकी पीठ थी उसकी तरफ, मगर वो अच्छे से जानती थी कि वो कौन है। वहीं मयंक की आंखें गुस्से से सुर्ख लाल थी। वो पलटा और अपना कोट निकालकर श्रुति के कंधों पर डाल दिया। श्रुति उसकी आंखों में देख रही थी। मयंक की दाई आंख से आंसू की एक बूंद लुढ़क गई। वो पलटा और उस लड़के की तरफ गुस्से से बढ़ गया। क्या होगा अब आगे? मयंक क्या करेगा उन लड़कों के साथ? जब पीयूष को इस बारे में पता चलेगा तो कैसा होगा उसका रिएक्शन? आदित्य की बात समझेंगे उसके पापा? जानने के लिए सुनते रहें मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।